गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे थे अरस्तु को। पिछली कक्षा में अपन अरस्तु के विषय में कुछ जानकारियाँ ली, जैसे अरस्तु का जीवन परिचय, अरस्तु का जो है तो कार्यकाल, और अरस्तु के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी अपन पिछली कक्षा में लिए। अब आज अपन क्या देखेंगे, अरस्तु की रचनाएं, यानी कि अरस्तु की विभिन्न रचनाएं कौन कौन सी हैं और उन रचनाओं में क्या क्या चीज़ें हैं, ये इस विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं कि अरस्तु की रचनाएं। अरस्तु की जो सबसे मशहूर रचना थी, अरस्तु की जो सबसे फेमस जो रचना थी, वह रचना थी क्या, पॉलिटिक्स। यानी कि जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक की उन्होंने रचना की उसका नाम था पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताई गई हैं उनकी पुस्तक में, जो मनुष्य के लिए, मानव मनुष्य की राजनीति के लिए, एक बेहतर देश के लिए, एक आदर्श देश के लिए, उन चीज़ों का जो है तो बड़ा महत्व है। आज के समय में भी उन चीज़ों पर अमल किया जा रहा है। तो अपन देखते हैं। तो सबसे अच्छा, अरस्तु की जो ये पॉलिटिक्स थी, यह 8 खंड में जो है तो विभाजित थी। इसके कितने खंड थे? 8 खंड थे। प्रत्येक खंड में जो है तो चीज़ें बताई गई हैं कि प्रत्येक खंड में अलग अलग चीज़ों का जो है तो वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला खंड इसमें क्या मिलता है? पहला खंड में मिलता है राज्य की प्रकृति व दास प्रथा का विवेचन। अब देखिए, इसको समझ भी लेते हैं, समझते चलते। पहले खंड में क्या मिला कि राज्य की प्रकृति का मतलब उसका नेचर कैसा होना चाहिए, राज्य होना कैसा चाहिए। ठीक है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है दास प्रथा का जिक्र मिला। दास प्रथा क्या होता है? दास प्रथा यानी कि गुलाम, नौकर। दास का मतलब नौकर। तो अरस्तु इतना बड़ा विद्वान होने के साथ दास प्रथा का प्रबल समर्थक था। यानी कि अरस्तु का ऐसा मानना था कि दास एक संपत्ति की तरह दास को देखा गया है। जिस तरह से आपके पास चल संपत्ति, अचल संपत्ति होती है, उसी तरह से दास भी एक संपत्ति, दास को वर्गीकृत करके उन्होंने संपत्ति की कैटेगरी में रखा है कि व्यक्ति के लिए दास परम आवश्यक है। ऐसा अरस्तु का कथन है, अरस्तु के अनुसार। ठीक है, दूसरा खंड में, द्वितीय खंड में क्या बताया है? प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। यानी कि प्लेटो ने कैसा राज्य बताया? आदर्श राज्य बताया, लेकिन उस राज्य में क्या कमियां रह गई, अरस्तु ने उसको आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, उसमें जो भी चीजें रखी गई हैं उसमें कुछ न कुछ जरूर कमी रही होगी, जिसकी वजह से अरस्तु ने उसका प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की है। ठीक है, तीसरा है राज्य की प्रकृति और नागरिकता पर विचार किया गया है और आदर्श संविधान के ऊपर प्रकाश डाला गया है। यानी कि राज्य की प्रकृति एवं आदर्श संविधान, यानी कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का एक बेहतर संविधान की आवश्यकता है, इस पर जो है तो अरस्तु ने प्रकाश डाला है। जैसे संविधान में आप देखिए कि एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि संविधान में हम और आप अगर इतनी स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं, जी रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उसी चीज को अरस्तु ने भी यहाँ पर रखा है कि एक आदर्श संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस पर प्रकाश डाला है। किस खंड में? जो है तो तृतीय खंड में। तीसरे खंड में अब बात किसकी हो रही है? बात अरस्तु के पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, इसकी जो पुस्तक थी जिसकी रचना अरस्तु ने की थी, इसके तीसरे भाग का यानी तृतीय खंड की बात हो रही है। ठीक है, चतुर्थ खंड में क्या बताया गया है? चतुर्थ खंड में बताया गया है कि इस खंड में संविधान का वर्गीकरण और उनकी आलोचना है। यानी कि अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया है, यानी कि क्लासिफाई किया है। ठीक है ना, कई भागों में, कई खंडों में जो है तो संविधान को बांट दिया है, लेकिन बांट दिया है और कुछ आलोचनाएं भी इसमें अंकित की हैं, कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र मिलता है, क्योंकि कोई भी संविधान पूर्ण रूपेण 100% आदर्श नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती हैं, जिसके आधार पर उन कमियों की वजह से आलोचना की जाती है। ऐसा अरस्तु ने भी किया है। फिर पांचवा खंड, इसमें क्रांतियों के कारण व उनको दूर करने के उपाय बताए गए हैं। देखिए,
5वें खंड में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? क्रांति, रेवोल्यूशन। क्रांति क्या होती है? सबसे पहले क्रांति समझते हैं। तो क्रांति क्या होती है? किसी भी बात को लेकर के जनाक्रोश, जो एक आंदोलन का रूप थी, एक छोटी सी चिंगारी धीरे 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 एक आंदोलन का रूप लेती है, जिसको हम जब पूरे देश में वो बात फैल जाती है, वो आंदोलन फैल जाता है, उसको एक क्रांति का नाम दिया जाता है। जैसे आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हमारे भारत में क्या हुआ था? छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे जब अंग्रेजों का शासन था देश की आजादी के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन कैसे तब्दील हुए? पूरे देश में आग की तरह फैल गए, तब एक क्रांति का जन्म हुआ। यानी कि एक विचारधारा, पूरे आंदोलन का जो उद्देश्य क्या होगा? एक हो गया। अब क्रांति किसी समुदाय या समूह में क्रांति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्रांति एक बड़े पैमाने पर जो क्रांति, अब क्रांति हमेशा बदलाव के लिए होती है। दुनिया की कोई भी क्रांति हुई है वो किसी न किसी सुधार के लिए हुई है, ठीक है। तो क्रांति के विषय में जो है तो यहाँ पे अरस्तु ने बात रखी है, लेकिन क्रांति के कारण और क्रांति के उपाय, क्रांति क्यों होती है और क्रांति खत्म कैसे की जा सकती है, इसके उपाय क्या है, इस विषय में अरस्तु ने प्रकाश डाला है, ठीक है। तो क्रांति के कारण और क्रांति के उपाय 5वें खंड में यह जिक्र अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 6ठा खंड में क्या बताया गया है? यह प्रजातंत्र कुलीन तंत्र शासकों से संबंधित है। प्रजातंत्र कुलीन तंत्र, ठीक है। प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र दो अलग अलग चीजें हैं। प्रजातंत्र तो जनता का शासन है, जनता का शासन, जनता द्वारा किया गया शासन, जनता के लिए किया गया शासन प्रजातंत्र है। जहां पे जनता का अधिकार है उसको हम प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन कुलीन तंत्र तो अलग चीज है। कुलीन तंत्र में हम देखते हैं कि एक कुल, किसी एक कुल खानदान, जिस तरह से आप देखिए राजतंत्र, कुलीन तंत्र को एक तरह से आप राजतंत्र भी कह सकते हैं कि अगर राजा का लड़का राजा ही होगा और उसका लड़का राजा होगा, फिर उसका लड़का राजा होगा, नहीं उस कुल में वो कुलीन तंत्र कहला गया, उसी कुल में वो सत्ता रहेगी, उसको सत्ता का हस्तांतरण कभी नहीं हो सकता, या उस कुल की जो अथॉरिटी है, उस कुल का जो पावर है वो अन्य व्यक्ति के हाथों में नहीं जा सकता, उसको अपन कुलीन तंत्र कहते हैं, ठीक है। वो प्रजातंत्र किसी भी मायने में वो प्रजातंत्र नहीं हो सकता। इसी विषय में 6वें खंड में अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के 6वें खंड में इस बात का जिक्र किया है। क्या किया है कि प्रजातंत्र क्या होता है और कुलीन तंत्र क्या होता है, दोनों में अंतर और दोनों का जो है तो दोनों बातों पे फोकस किया है अरस्तु ने। 7वां खंड में आदर्श राज्य का वर्णन। 7वें खंड में अरस्तु ने क्या किया है? आदर्श राज्य का वर्णन, यानी कि एक आदर्श राज्य क्या होना, एक सुपर स्टेट क्या होना चाहिए, बेस्ट स्टेट क्या होना चाहिए, बेस्ट स्टेट में क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए। जैसे जनता जिस देश की खुश हो सरकारों से, वह देश विकसित देश है। और जनता जिस देश की तकलीफ में हो, कष्ट में हो, और तकलीफ और कष्ट क्या हो सकते हैं जनता, देश की जनता को क्या हो सकते हैं? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, ठीक है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बहुत सारी चीजें मिलकर के एक किसी भी देश को जो है तो आगे बढ़ाते हैं और किसी भी देश को पीछे। यही चीज, जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर बेहतर है, शिक्षा व्यवस्था, रोड व्यवस्था, बिजली, पानी, मकान, घर, खाना पीना सब बेस्ट है तो उस देश विकसित है। उद्योग है, रोजगार है, काम काज में लोग अपना समय दे रहे हैं। लेकिन यह आदर्श राज्य में होता है। आदर्श राज्य की सोच क्या, परिकल्पना क्या है देश की, कि देश हमारा निरंतर आगे बढ़े, यही परिकल्पना। संविधान में भी यह बात लिखी गई कि भारत के प्रत्येक, यानी किसी भी देश के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश के विकास में अपना सहयोग दें, और देश को जब आवश्यकता पड़े, जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है, जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है तो यही चीजें बताई गई हैं कि देश को अगर आपकी जरूरत पड़ गई तो फिर आपको देश के लिए आपको कुर्बानी भी देना पड़ सकता है, देश की सुरक्षा में भी आपको जाना पड़ सकता है। मौलिक कर्तव्य है यार, जिस तरह से हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आदर्श राज्य जो है, अरस्तु का जो बताया राज्य है, उसमें इन्हीं बातों का जिक्र मिलता है 7वें खंड में। अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक के 7वें खंड में इन्हीं बातों का जिक्र मिलता है। तो एक बेहतर राज्य हो जिसमें जिस राज्य की जनता संतुष्ट एवं
कुशाल। फिर अगला 8वां खंड है, इसमें आदर्श राज्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों और उनकी समस्याओं पर विचार किया गया है। ठीक है ना, आदर्श राज्य और विभिन्न प्रकार के राज्य, दोनों में फर्क है। आदर्श राज्य तो सबसे ऊपर हो गया, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है, ऐसे भी पॉइंट हैं जो उतना डेवलप नहीं है। आदर्श राज्य को आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्या दुनिया के सारे राज्य आदर्श राज्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो उन्हीं राज्यों का जिक्र यहाँ पर अरस्तु ने किया है कि जो कम विकसित है, आदर्श नहीं है, और विभिन्न प्रकार के संविधानों, क्योंकि दुनिया में जितने भी सारे संविधान हैं तो उसमें समरूपता नहीं है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। आप देखिए, चाहे भारत का संविधान हो, इटली का संविधान हो, फ्रांस का संविधान हो, जापान का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो, ठीक है, जितने भी देशों के संविधान है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत समानता आपको मिल सकती है, थोड़ी बहुत समानता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें ज्यादातर आपको भिन्नता ही देखने को मिलती है। तो अरस्तु ने इस विषय पर जो तो गहनता के साथ चर्चा किया और बताया है अपनी किस पुस्तक में, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में अरस्तु ने बताया। ठीक है। अच्छा, अरस्तु के बारे में जेलर एक दार्शनिक थे जिन्होंने अरस्तु के बारे में कुछ बातें बताई, उसको आप लोग देख लीजिए। क्या बताया है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। प्राचीन काल से आज जो हमको प्राप्त हुई है उनकी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, वह सबसे मूल्यवान निधि है, निधि। ठीक है, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। यानी कि राजनीति क्षेत्र में जो हमको योगदान मिला है, सहयोग मिला है अरस्तु के द्वारा, वो सर्वाधिक और सबसे बेस्ट जो है तो मूल्यवान चीज है। फोस्टर ने भी लिखा है, फोस्टर ने क्या लिखा है कि यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। यानी कि यूनानी ग्रंथ में सबसे ज्यादा जो सार्थक ग्रंथ लिखा गया है वह अरस्तु का पॉलिटिक्स ही है, ऐसा फोस्टर भी मानते हैं। बार्कर लिखते हैं, बार्कर ने क्या लिखा है कि इस रचना को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य का नाम दिया जा सकता है। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में किया गया एक महान कार्य है। अगर अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिख दी तो यह इस क्षेत्र का सबसे महान कार्य माना जा सकता है। ठीक है। अब अरस्तु की कुछ अन्य रचनाएं, अरस्तु की कुछ अन्य रचनाओं के विषय में आपको बताते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो जो इस प्रकार है, तो पहला, इसके अलावा कौन सी रचना अरस्तु की है? एथेनियन पॉलिटिकल पहली रचना। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, यानी कि एथेंस का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। तीसरी है लेक्चर ऑन मेटाफिजिक्स, ये पुस्तक हो गई। अगली है रिटोरिका भी अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली है डायलॉग ऑफ फिलोसफी, ठीक है, और इथिक्स। इतनी सारी पुस्तकों की रचना अरस्तु द्वारा की गई है। ठीक है ना, ये अरस्तु की रचनाओं में इन पुस्तकों का जिक्र मिलता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और कोई समस्या है उसके लिए कांटेक्ट करिए। थैंक यू।